हेलो एवरीवन, वेलकम बैक स्मार्ट स्टडी हब। आपके अपने यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज हम कर रहे हैं फाइनल मैराथन, जो कि मैंने बोला था कि आपको मैं 5 मैराथन क्लासेस दूंगी। आपका 100% सिलेबस कवर हो जाएगा, मीन्स फास्ट रिवीजन आपका हो जाएगा। तो ये है हमारी 5वीं और लास्ट मैराथन क्लास। आप इसको ब्रह्मास्त्र क्लास भी बोल सकते हो, क्योंकि यहाँ पे मैं ऐसे की पॉइंट्स लेके आऊंगी जो कि आपके डायरेक्ट एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जो ज्योमेट्री का पोर्शन हमारा बचा हुआ था, मैं उसी को ही कवर करने वाली हूँ आज। ठीक है, देखो त्रिभुज क्या होती है, ट्रायंगल। जैसे हमारी कोई भी ट्रायंगल हमने ले ली, एक होती है विषम भाव त्रिभुज, जिसकी चारों भुजाएं क्या होंगी, बराबर, भुजाएं अलग अलग होंगी। विषम बाहु त्रिभुज, ठीक है, जिसको बोलते हैं स्केलेंस ट्रायंगल्स। ठीक है, जैसे मैंने कोई ट्रायंगल ले ली, ए बी सी, ये मेरा ए है, ये बी है और ये सी है। ठीक है, तो इसका परिमाप क्या हो जाएगा, इसका पैरामीटर क्या हो जाएगा, हमारे पास परिमाप या पैरामीटर क्या हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी। सेम पैरामीटर को हम एस से डिनोट करते हैं, ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। ठीक है, और फिर आता है उसका क्षेत्रफल। ठीक है, एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल इक्वल टू क्या आ जाएगा, आपके पास आ जाएगा एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। और ये वाला टॉपिक ना आपका इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आपके जरूर 100% बनेंगे। कोई भी ट्रायंगल हो, आप ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हो जब आपको तीनों साइड दे रखी हो। ठीक है, फिर आता है समकोण त्रिभुज। राइट एंगल ट्रायंगल कौन सी होती है, जिसका एक एंगल 90 डिग्री का होगा, उसको बोलेंगे हम राइट एंगल ट्रायंगल। जैसे ए बी सी, ये क्या है, मेरी राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है, यहाँ से हम क्या करेंगे ये होता है मेरा परपेंडिकुलर, ये होता है मेरा बेस और ये होता है हाइपोटेन्यूज। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर। अब इतना तो सब आपको पता होगा, मैं इतना भी नीचे जाके आपको बेस नहीं समझाऊंगी कि ये क्या है। ठीक है, एच की वैल्यू क्या आ जाएगी, रूट ऑफ पी स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर, बी ऑफ स्क्वायर। क्लियर, यहाँ पे इसका एरिया क्या आ जाएगा, 1/2 बेस इंटू हाइट। हाइट आपकी क्या है, पी है, तो बेस इंटू पी। क्लियर, फिर आता है इसके बाद ओके समद्विबाहु त्रिभुज क्या होती है, आइसोसेल्स ट्रायंगल्स कौन सी होती है, जिनकी दो साइड्स आपकी क्या होंगी, बराबर हो जाएंगी, ए बी सी। ये साइड इस साइड के बराबर होगी, तो ये वाला एंगल इस एंगल के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। क्लियर, तो यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगी, जिसकी दो साइड बराबर होंगी तो दो एंगल भी आपके क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। मान लीजिए कि एक एंगल आपको दे दिया 45 डिग्री। ठीक है, आपको निकालना क्या है, थर्ड, आप बाकी के एंगल निकालिए और ट्रायंगल आइसोसेल्स ट्रायंगल दे रखिए, तो आपको पता है कि ये और ये दोनों एंगल क्या होंगे, बराबर होंगी आइसोसेल्स में। ठीक है, एक आपको दे रखा है, तीनों का जोड़ कितना होता है, तीनों का 180 डिग्री होता है। तो यहाँ से 45 प्लस में x इक्वल टू 180 डिग्री, 2x इक्वल टू 180 माइनस में 45 135, और बाकी का कितना आ जाएगा, x इक्वल टू कितना आ जाएगा, 135 अपॉन में 2। x की वैल्यू आ गई तो जो भी आएगा वो यहाँ पे आ जाएगा। क्लियर, इस तरीके के क्वेश्चंस भी आपको देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, ओके, इसका परिमाप क्या आ जाएगा, देखो परिमाप मान लीजिए ये ए है तो ये भी ए होगी, ये बी होगी, तो आपका पैरामीटर क्या आ जाएगा आपके पास, 2a प्लस में b। इसका एरिया क्या बन जाएगा आपके पास, 1/2। एक मिनट, इसका एरिया इसी तरीके से आप निकाल सकते हो। कैसे, एस निकाला, a प्लस में b बाई 2, ये आपका s निकल गया। यहाँ से क्या आ जाएगा एरिया, s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस में सी। अब मैं नया बता के आपको उलझाऊंगी नहीं बिल्कुल भी। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, एरिया हो जाएगा। ठीक है, फिर आता है समकोण द्विबाहु। समकोण भी होंगी लेकिन दो द्विबाहु होगी, तो आपकी दो भुजाएं बराबर होंगे, एक 90 एंगल का ट्रायंगल होगा। तो बाकी सेम है आपके पास, कितना हो जाएगा, मान लीजिए ये वाला अब ये वाला एंगल, ये वाली साइड इस साइड के बराबर नहीं होगी, तो ऑब्वियसली ये दोनों बराबर हो जाएंगे। ये ए है, ये है, ये 90 डिग्री का है, ए बी सी। तो आपके पास एरिया क्या बन जाएगा, ये क्या निकलाएगा, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और उसका रूट लेंगे तो 2√2a हो जाएगा। क्लियर, अब आपके पास वैल्यू क्या आ जाएगी, एक मिनट, अब आपके पास जो एरिया होगा वो क्या आ जाएगा, 1/2 ए दोनों की क्या कर देंगे, गुणा ए स्क्वायर, तो ये आ जाएगा आपका एरिया। क्लियर, नेक्स्ट आता है आपके पास इक्विलेटरल ट्रायंगल। क्या होती है, इक्विलेटरल ट्रायंगल वो होती है जिनकी तीनों साइड आपकी क्या हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगी। ये साइड, ये साइड, ये साइड, तीनों साइड आपकी बराबर होगी, ए। इसमें परिमाप क्या हो जाएगा, पैरामीटर हो जाएगा 3a, और आपका एरिया क्या हो जाएगा, एरिया हो जाएगा
√3 ये याद रख लेना है बस, √3/4 ए स्क्वेयर, √3/4 ए स्क्वेयर आपका एरिया हो जाएगा। अगर मान लीजिए एरिया दे रखा है तो आप, या फिर हाइट दे रखी है तो आपके पास हाइट निकालने का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, एरिया दे रखा होगा, हाइट निकाल देंगे तो यहाँ से ये जो परपेंडिकुलर वैल्यू होती है ये एच की वैल्यू होती है, इसको हम हाइट दिखाते हैं, तो ये हमारी हाइट हो जाएगी √3/2 ए, ये हो जाएगी हमारी हाइट ऑफ द इक्विलेटरल ट्रायंगल। क्लियर? तो बस ट्रायंगल के बारे में इतना ही था। अब हम बात करते हैं सर्कल के बारे में। सर्कल क्या होता है, एक पॉइंट हमने सेंटर लिया, सेंटर से एक फिक्स दूरी पे हम जो हमारा पाथ बनता है वो क्या हो जाएगा हमारे पास, टोटल कहीं से भी लो तो वो फिक्स दूरी ही होनी चाहिए, तो उसको बोलते हैं हम सर्कल। ठीक है, इसकी सर्कमफ्रेंस क्या होती है 2πr, इसकी सर्कमफ्रेंस हो जाएगी। एरिया क्या हो जाएगा πr²। अब हम सर्कमफ्रेंस के पार्ट्स के बारे में बात करते हैं। ये क्या होती है, कोड्स होती है। ठीक है, जो कोड होगी, कोई भी कोड्स होगी, जैसे कोई, एक मिनट, सेंटर से पास होने वाली जो कोड होती है उसको हम डायमीटर बोलते हैं। ठीक है, और जो सेंटर से पास नहीं होती वो सारी की सारी आपकी सिंपल कोड होती है। जो सेंटर से पास होती है वो आपकी स्पेशल कोड्स होगी, उसको बोलते हैं डायमीटर। ठीक है ना, तो यहाँ पे जब आप किसी भी कोड्स को सेंटर से पास करते हो, सेंटर से परपेंडिकुलर डालते हो, तो ये जो डिस्टेंस इस डिस्टेंस की क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। तो ऐसे क्वेश्चंस आपको बहुत देखने को मिलेंगे। तो देखिए यहाँ से ये वाला क्या है, ये मेरा आर है, ये मेरा क्या है, डिस्टेंस आपको कोई दी मिलेगी, ये आपकी मान लीजिए या तो ये दी मिलेगी या ये दी मिलेगी। ठीक है, तो आपसे ये पूछ सकता है। क्लियर? नेक्स्ट देखिएगा। अच्छा, फिर आता है क्या, हमने क्या लिया, सर्कल। अब हमने सेमी सर्कल ले लिया। ठीक है, सेमी सर्कल में क्या आ जाएगा, देखो ये जो होगी उसकी सर्कमफ्रेंस आधी होगी है ना, πr, लेकिन यहाँ पे ये जो पूरा डायमीटर बैठा है ये भी तो बाउंड्री पे बैठा है ना, तो 2r। यहाँ से आपकी जो सर्कमफ्रेंस होगी सेमी सर्कल की वो क्या हो जाएगी, मेरे पास r कॉमन आ गया, पाई प्लस में 2, ऐसे भी आ सकता है और ऐसे भी आ सकता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर? ओके। क्षेत्रफल सेमी सर्कल का आपका जो एरिया होगा वो क्या आ जाएगा, πr²/2 हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, वृत्ताकार सर्कुलर रिंग क्या होती है, देखिएगा यहाँ से हम क्या करोगे, मान लीजिए एक रिंग लेंगे तो यहाँ से ये वाले एक खोखला होगा, एक यहाँ से होगा, तो इसका रेडियस अलग होगा और ये वाला रेडियस अलग होगा। ये मैंने मान लिया r और ये मैंने मान लिया कैपिटल R, तो इसका जो एरिया होगा बड़े वाले में से छोटा वाला लगा देंगे तो ये वाला एरिया हमें मिल जाएगा। ठीक है, तो πr² माइनस में r², ये आपका एरिया हो जाएगा। क्लियर? इसकी जो परिधि होगी, सर्कमफ्रेंस होगी, वो क्या हो जाएगी आपके पास 2π और कैपिटल R में से आप r स्मॉल r निकाल देना, ये आपकी सर्कमफ्रेंस हो जाएगी। आज मैंने सुबह से ना तीन क्लासेज अपलोड कर दी है, ये 4th क्लास है और बोलते बोलते ना बहुत थकान फील हो रही है, लेकिन ये क्लास देनी मुझे बहुत ज़रूरी है, आप लोगों के लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाला है इस क्लास से। ठीक है, तो थोड़ा सा अगर बोलने में दिक्कत आए तो उसको इग्नोर कर देना, बस टॉपिक पे ध्यान देना है। ओके, फिर आता है त्रिज्या खंड क्या होता है, एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है। सेक्टर होता है क्या, पहले देखिए, सर्कल हमने ले लिया, देखो ये वैसे सर्कल लग नहीं रहा है। अब मान लो सपोज दैट हम मैथमेटिक्स वाले हैं, ठीक है ना, यहाँ से हमने सेंटर माना, यहाँ से ये वाला क्या है, ये मेरा सेक्टर है। ठीक है, हमें ये थीटा निकालना है। ठीक है ना, तो यहाँ से आप क्या करोगे, θ/360 डिग्री एंड πr², ये तो आ जाएगा आपका क्या, सेक्टर का एरिया आ जाएगा। बाकी वाले का निकालोगे तो 360 में से बाकी का ये जो आएगा ना πr² में से ये वाला घटा देना, तो बाकी का एरिया हमें मिल जाएगा। ठीक है, ओके। नेक्स्ट है आपके पास अंतवृत्त की त्रिज्या क्या होती है, वृत्त की त्रिज्या क्या होती है। देखिए एक मिनट, जो मान लीजिए एक हमने क्या लिया, एक ट्रायंगल ले ली और ट्रायंगल के अंदर हमने क्या ले लिया, सर्कल ले लिया। ठीक है, अब जो ये सर्कल है ये तीनों ही लाइन को क्या कर रहा है, टच कर रहा है, ये वाली लाइन ले ली हमने। ठीक है, अंतवृत्त की त्रिज्या क्या होगी, रेडियस ऑफ इन सर्कल, इसको बोलते हैं हम रेडियस ऑफ इन सर्कल। और ये जो ट्रायंगल है हमारी आइसोसेल इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ए ए ए, इनकी चारों साइड्स क्या हो जाएंगी, आपकी बराबर हो जाएंगी। ठीक है, तो इसका जो आर होगा ना, ये जो आर होगा, ये जो डिस्टेंस होगी वो डिस्टेंस क्या हो जाएगी, a/2√3, ये आपकी डिस्टेंस हो जाएगी। क्लियर? और बाह्य वर्त की त्रिज्या क्या होती है, बाह्य वर्त या फिर रेडियस ऑफ सर्कमफ्रेंस सर्कम सर्कल, देखो एक होता है इन सेंटर, इन सेंटर होता है उस ट्रायंगल के अंदर जो सर्कल बनाता है उसको बोलते हैं इन सेंटर, इन सर्कल, इन मतलब अंदर। ठीक है, इन सर्कल की जो रेडियस होती है वो a/2
2√3 होती है, ये डायरेक्ट भी पूछ सकते हैं आपसे, ठीक है। और बाह्य वृत्त की क्या आ जाएगी, जो आपकी इक्विलेटरल ट्रायंगल के बाहर जो सर्कल बना होता है ना, वो होता है आपका सर्कम सर्कल, ठीक है। और उसकी जो रेडियस होगी वो आपकी क्या बन जाएगी, ये होगी हमारी रेडियस, वो बन जाएगी a/√3 आपकी इसकी रेडियस बन जाएगी। क्लियर। अब बात करते हैं कि स्क्वायर क्या होता है। देखिए स्क्वायर क्या होगा, जिसकी चारों साइड क्या हो जाएंगी, आपकी बराबर हो जाएंगी, ठीक है। ए पैरामीटर आपका क्या बन जाएगा 4a, एरिया क्या बन जाएगा a², ठीक है। जो ये डायगोनल बन जाएगा √2a, कैसे, देखो ये a है, ये आपका क्या है, परपेंडिकुलर है, ये जो ट्रायंगल है ABCD, तो ABC आपके एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रही है, तो यहाँ से ये क्या है, हाइपोटेन्यूस, ये वैसे इस ट्रायंगल का हाइपोटेन्यूस है, लेकिन स्क्वायर का आपका डायगोनल है, ठीक है। तो यहाँ से a² + a² एंड इसका रूट लेंगे तो √2a आ जाएगा, क्लियर। तो ये इसका डायगोनल आ जाएगा। अब हम बात करते हैं आगे क्या पूछ सकता है, फिर आयत। अच्छा एक और बात, डायगोनल आपस में क्या करेंगे, इक्वल पार्ट में काटेंगे, ये वाला बराबर होगा, ये वाला बराबर होगा, और एक दूसरे को परपेंडिकुलर पर कट करेंगे, ठीक है। अच्छा जी, फिर आता है रेक्टेंगल। रेक्टेंगल भी क्या होता है, आमने सामने की साइड्स क्या हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगी, ये a है तो ये b हो जाएगी, ठीक है। तो आपके पास क्या मिल जाएगा, जो परिमाप होगा इसका क्या बन जाएगा 2 × a + में b, और एरिया हो जाएगा लेंथ × ब्रेथ, ठीक है। ओके, विकर्ण क्या हो जाएगा, आपका जो डायगोनल होगा वो क्या हो जाएगा √ऑफ a² + b², कैसे, दिस इज ये आपके एक ट्रायंगल बन गई है, a² + b² = हाइपोटेन्यूस, ठीक है। फिर होता है रोम्बस। रोम्बस क्या होगा, देखिए रोम्बस और स्क्वायर में क्या प्रॉब्लम है, क्या डिफरेंस है आपका, कि स्क्वायर में आपके जो साइड्स बनाएंगे वो 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे, लेकिन रोम्बस में आपकी साइड्स तो सारी बराबर होंगी लेकिन 90 डिग्री का एंगल नहीं बनाएंगी। ये a है, ये भी a और a, इसका जो पैरामीटर होगा वो 4a ही होगा, लेकिन यहाँ पे इसका जो क्षेत्रफल होगा वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे इसके मान लीजिए डायगोनल दे रखे हैं तो क्षेत्रफल अलग होगा, डिफरेंट तरीके से निकलेगा, साइड होगी तो अलग। मान लीजिए हमने a दे रखा है तो हम d1 निकाल सकते हैं, यहाँ से d2 निकाल सकते हो, तो यहाँ से एरिया क्या हो जाएगा 1/2 d1 × d2, ठीक है। ओके, फिर आती है, मान लीजिए एक साइड, मान लीजिए आपको डायगोनल दे रखा है, तो आप एक भुजा कैसे निकालेंगे, एक भुजा कैसे निकलेगी 1/2 √d1² + में d2 का स्क्वायर, ये आपकी एक साइड आ गई, मतलब ये a की वैल्यू आ गई है, क्लियर। एंड दोनों तरफ आप क्या करोगे, ये मान लीजिए क्या है मेरे पास a है, ठीक है, सपोज दैट दिस इज इक्वल टू a, तो ये क्या मान ली मैंने a मान ली, इस 2 को इस साइड लेके चलेंगे तो 2a = √d1² + में d2², दोनों तरफ स्क्वायर रूट लगा देंगे तो 4a² = क्या आ जाएगा d1² + में d2², तो ये आ जाएगा आपका एक रिजल्ट बन के आपका तैयार हो गया है, ठीक है। दोनों डायगोनल के स्क्वायर का सम इक्वल टू होता है 4 टाइम ऑफ a², ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट है पैरेललोग्राम्स। पैरेललोग्राम क्या होता है, एक मिनट, पैरेललोग्राम होगा आपका क्या, आधार इंटू ऊंचाई, ये हो जाएगा आपके पास, ये आपने क्या ले लिया, एक पैरेललोग्राम ले लिया, ठीक है। ये आपकी क्या है, ये आपकी लेंथ है और ये आपकी ब्रीथ है, तो यहाँ से इसने क्या किया, एक परपेंडिकुलर डाल दिया है, ये आपकी h है, ठीक है। अब इसने क्या किया कि आप इसका परिमाप निकालो, तो परिमाप क्या हो जाएगा, दिस इंटू दिस 2 × क्योंकि ये भी सेम है ये इसके सेम है, ठीक है, आमने सामने की भुजाई क्या होती है, बराबर होती है, तो यहाँ से b + b l आ जाएगा, तो ये तो आपका इसका क्या हो जाएगा, पैरामीटर आ जाएगा। क्षेत्रफल क्या आ जाएगा आपके पास, क्षेत्रफल आ जाएगा लेंथ × हाइट, लेंथ × हाइट, क्लियर। फिर नेक्स्ट है और दूसरा टाइम क्या है, ये 2 टाइम ऑफ द ट्रायंगल, देखिए, या फिर आप पैरेललोग्राम को क्या बना सकते हो, जैसे आपने क्या लिया, एक पैरेललोग्राम आपने बना दिया है, ठीक है, तो यहाँ से हम क्या बना देंगे, एक ट्रायंगल बना देंगे, ठीक है। तो ये क्या है, रेक्टेंगल ट्रायंगल बन रही है, तो इसका क्या बनेगा, ये एक ट्रायंगल है, ये दूसरी ट्रायंगल है, तो 2 टाइम ऑफ 1/2 2 टाइम ऑफ, यहाँ से a b आपको दे ही रखी है तो आप इसकी वैल्यू निकाल सकते हो, ठीक है ना। यहाँ से एक ट्रायंगल दे रखी है, चाहे जो मर्जी हो, राइट एंगल हो, नॉट राइट एंगल हो, तो आप क्या करोगे, एक ट्रायंगल 2 ट्रायंगल, एक का निकालने के बाद 2 से गुणा कर देनी है, 2 × √s × s - a × s - b × में s - c, ये क्या हो जाएगा आपका पैरेललोग्राम्स का एरिया आ जाएगा, ठीक है। जहाँ पे s आपका क्या है, l + में b + में d/2, और d क्या है आपका, ये डायगोनल है, ये है आपका d,
ये मेरा एल मान लो, ये मेरी ब्रीथ मान लो, लेंथ ब्रीथ और ये आपका डायगोनल, इन सब का जोड़ अपॉन में 2 ये आपका सेमी पैरामीटर आ जाएगा। और ये 2 ट्रायंगल बन रही है, दोनों ट्रायंगल को ऐड कर दोगे तो पूरा पैरेललोग्राम बन जाएगा। ठीक है, फिर आता है ट्रेपीजियम। क्या होता है ट्रेपीजियम? हिंदी में बोलते हैं समलंब चतुर्भुज। ठीक है, ओके। ट्रेपीजियम में आमने सामने की जो साइड्स होती है ना, एक साइड 2 साइड्स पैरेलल होती है, बाकी की 2 साइड्स आपकी पैरेलल नहीं होती है। तो ये होता है आपका ट्रेपीजियम। यहाँ से मैंने परपेंडिकुलर डाल दिया। आज ये कंप्लीट मेरी ए थी, ये मेरी बी थी, तो इसका जो एरिया होगा ना वो क्या हो जाएगा 1/2 ए प्लस में बी, दोनों लेंथ का जोड़, दोनों साइड्स का जोड़ एंड इनटू में हाइट। ये आपका डायरेक्ट निकाल सकते हो। मान लीजिए एच दे रखा है और बी दे रखा है, तो आप क्या कर सकते हो, ये आपकी बी है, ये आपकी एच है, मतलब दोनों साइड्स क्या है, दोनों साइड्स, दोनों पैरेलल साइड्स का वैल्यू दे रखी है और हाइट की वैल्यू दे रखी है, तो आप डायरेक्ट एरिया निकाल सकते हैं। ठीक है, फिर आता है सिलेंडर। सिलेंडर क्या होता है? सिलेंडर होता है जैसे इस टाइप का हमारा सिलेंडर होगा। ठीक है, देखिए इसका नीचे का पार्ट भी आपका क्या बनेगा, सर्कल बनेगा, ऊपर भी क्या बनेगा, सर्कल बनेगा। ये हमने हाइट दे दी इसको, ये हमारा रेडियस बन जाएगा इसका। ठीक है ना, तो यहाँ से इसकी वॉल्यूम क्या आ जाएगी, वॉल्यूम ऑफ दिस पाई आर स्क्वायर एच। क्यों? क्योंकि देखो ये क्या मेरा सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अगर मैं उसको एच से भी गुणा कर दूं तो हमें पता चल जाएगा कि जितनी जगह नीचे सर्कल घेर रहा है उसकी उतनी ही, जितनी हाइट लगा देंगे तो वो क्या हो जाएगा, कंप्लीटली उसमें कितना सामान आ सकता है, तो वो क्या हो जाएगी, उसकी वॉल्यूम होती है। ठीक है, फिर आता है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, कवर्ड सरफेस एरिया। कर्वर्ड सरफेस एरिया क्या आ जाएगा, 2 पाई आर एच। सर्कल की सरकमफ्रेंस को अगर हाइट दे देंगे तो कवर्ड सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर आ जाएगा। ठीक है, और टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, टोटल सरफेस एरिया इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 पाई आर एच। देखो 2 पाई आर तो है ही, और 2 आपके क्या है, सिलेंडर सर्कल है, एक और ये और एक ये। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपके पास 2 पाई आर स्क्वायर। तो 2 पाई आर कॉमन आ रहा है, 2 पाई आर कॉमन आ गया, यहाँ से एच बच गया, यहाँ से आर बच गया, तो ये भी आपका क्या है, टोटल सरफेस एरिया है। ठीक है, फिर आता है खोखला बेलन। क्या होता है, एक मिनट। खोखला बेलन पता है किस टाइप का होता है, जैसे मान लीजिए सर्कल ले लिया मैंने। ठीक है, ये मैंने एक सर्कल ले लिया, अब इसके बाहर भी मैंने एक सर्कल ले लिया। जैसे पता है क्या, सर्दियों में कहीं पे आपने देखा हो, मैंने तो कहीं देखा था, तो मुझे एकदम से याद आया कि ये खोखला बेलन है, कि देखो यहाँ पे एक हेड पंप लगा, पानी गर्म करने का कुछ लगा होता था यहाँ पे, ये मैंने वैसे से बना रही हूँ। यहाँ से हम पानी डालते थे और यहाँ से हम अंगारे डालते थे, कुछ ईंधन वगैरह डाला जाता था और यहाँ पे पानी आता था। ठीक है, पता नहीं यहाँ पानी आता था शायद, मतलब एक उसमें पानी डालते हैं और एक में आपको ईंधन डलता है और उसमें गर्म पानी आता है। ठीक है, तो उससे आप सिर्फ आग से ही उसको गर्म पानी अपनी, और पानी पता कैसे निकलेगा, जैसे आप पानी डालोगे ना, जैसे मान लीजिए एक बार भर दिया आपने, दोबारा जब आप गर्म पानी निकाल रहे हो तो इसमें जैसे ही पानी डालोगे और यहाँ से पानी निकल जाएगा, गर्म निकल जाएगा और ठंडा यहाँ पे डल जाएगा। ठीक है, तो ये आपका सबसे अच्छा है, बहुत देखा होगा, हरियाणा में तो बहुत चलन है इसका, ये शायद बंद हो गए होंगे लेकिन मैंने जरूर बहुत जगह देखा था मैंने। तो ये है आपका खोखला बेलन। तो इसकी वॉल्यूम क्या हो जाएगी, वॉल्यूम हो जाएगी आपकी पाई आर स्क्वायर, बड़े वाले आर में से, देखो ये मेरा स्मॉल आर है और ये मेरा कैपिटल आर है। ठीक है ना, तो आर स्क्वायर माइनस में स्मॉल आर स्क्वायर और इनटू में हाइट तो दोनों की ही सेम है। ठीक है, तो ये आपकी वॉल्यूम आ जाएगी। ठीक है, फिर आता है कोन। कोन क्या होता है भैया, कोन होता है क्या, इस टाइप का, जैसे बर्थडे पे कैप पहनते हैं ना बच्चे, वो कोन होती है। ठीक है, इसकी वॉल्यूम क्या हो जाएगी, कोन की वॉल्यूम 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो अब देखो यहाँ पे मैंने हाइट डाल दी, ये मेरा रेडियस होता ही है, ये मेरा एच है, ये मेरे स्लाइंट हाइट है, ये मैंने आर है। ठीक है ना, तो यहाँ से एल कितना आ जाएगा, आर इक्वल टू क्या आ जाएगा, एल स्क्वायर माइनस में एच स्क्वायर और इसका स्क्वायर रूट, एल स्क्वायर कितना आ जाएगा, आर स्क्वायर प्लस में एच स्क्वायर। तो ये हो जाएगा मेरे पास एल की वैल्यू कितने आ जाएगी, रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस में एच स्क्वायर। ठीक है, अच्छा जी, नेक्स्ट है टोटल कवर्ड सरफेस एरिया। क्या आ जाएगा इसका, कवर्ड सरफेस एरिया इक्वल टू पाई आर एल। ठीक है, टोटल सरफेस एरिया क्या आ जाएगा आपके पास, 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, सॉरी ये मैंने आयतन का लिख दिया है, पाई आर, अरे भैया पाई आर एल में से एक ही सर्कल बन रहा है ना, यहाँ पे एक ही सर्कल बन रहा है, तो टोटल सरफेस एरिया क्या बन जाएगा, टोटल सरफेस एरिया इक्वल टू पाई आर एल एंड प्लस में पाई,
2πr, है ना। मैं थक गई हूँ भाई बोलते बोलते। πr², क्यों? क्योंकि देखो इस कंप्लीट का ले लेंगे πrl एंड प्लस में इसका एरिया लगा देंगे नीचे वाला, तो ये क्या आ जाएगा, πr कॉमन आ जाएगा एंड इनटू में l प्लस में r आ जाएगा, तो ये आपका टोटल सरफेस एरिया बन जाएगा। ठीक है, फिर आता है आपका स्फीयर, क्या होता है, गोला। ठीक है, यहीं पे देख लो, गोला क्या होगा, ये हमारी स्फीयर होती है, ये हमारा सेंटर होगा, ये r होगा। स्फीयर की जनरल इक्वेशन बता दूं एक बार, ये होती है x² प्लस y² प्लस z² प्लस 2ux 2vy प्लस में 2wz एंड प्लस में d दैट इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ पे x y z x² y² z² का कोफिशिएंट हमेशा 1 होना चाहिए। x y y z और z x का कोफिशिएंट कभी भी नहीं मिलेगा। ठीक है ना, ये हमेशा होते ही नहीं है इसमें। ठीक है ना, अगर मान लीजिए मिल गए ये, तो वो स्फीयर की इक्वेशन नहीं होगी। ठीक है, यहाँ पे इसका सेंटर क्या आ जाएगा, सेंटर आ जाएगा -u -v और -w। ठीक है, और आपका रेडियस क्या बन जाएगा, आपका सॉरी हाँ सेंटर है ये, और रेडियस क्या बन जाएगा आपके पास, √u² प्लस v² प्लस w² माइनस में d, ये आपका क्या बन जाएगा, रेडियस बन जाएगा। क्लियर। अब हम बात करते हैं कि इसका वॉल्यूम क्या होता है, इसकी वॉल्यूम, स्फीयर की वॉल्यूम। अब यहाँ पे बात कर रही हूँ मैं स्फीयर के बारे में। ठीक है ना, स्फीयर की वॉल्यूम क्या आ जाएगी, 4/3 πr³। ठीक है, अच्छा कवर्ड सरफेस एरिया क्या बन जाएगा इसका, क्योंकि देखो ये जो स्फीयर होती है वो चारों ओर से सर्कल होती है, तो 4 सर्कल आ जाएंगे, तो टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा इसका 4πr²। क्लियर, नेक्स्ट देखिएगा। फिर आता है देखो, आप किसी भी मान लीजिए कोई रबड़ की बॉल है, हम उसको ऊपर से आधा काट देंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगी, सेमी स्फीयर। ठीक है, तो ये बन जाएगा आपका सेमी स्फीयर इस टाइप का बनेगा, इस टाइप का। ये हमारी जो कटोरी होती है ना, वो हमारी सेमी स्फीयर होती है। ठीक है, तो ये क्या जो ऊपर का एरिया दिखेगा ना, वो एक सर्कल टाइप का दिखेगा आपको, एक सर्कल टाइप का दिखाई देगा। ठीक है, तो यहाँ से इसका आयतन, इसकी वॉल्यूम क्या आ जाएगी, 4/3 πr³। ये तो कंप्लीट की होती है, इसको 1/2 से गुणा कर देंगे तो क्योंकि आधा हो जाएगा, 2/3 πr³, ये आपकी सेमी स्फीयर की वॉल्यूम हो जाएगी। ठीक है, फिर आता है टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, टोटल सरफेस 4πr² था उसका, इसका क्या हो जाएगा 2πr² हो जाएगा। ठीक है, फिर ये था कवर्ड सरफेस एरिया। इसको कवर कैसे करेंगे, इसको किसी कटोरी को कवर कैसे करेंगे, कवर लेके आएंगे तो नीचे से ही तो डलेगा ना, यहीं से डलेगा। ठीक है, लेकिन अगर मैं इसको कंप्लीटली कवर करूं तो यहाँ से मुझे एक सर्कल और मिलेगा। ठीक है, तो 2πr² तो ये है और एक ये बन जाएगा, तो टोटल सरफेस एरिया ये है आपका कवर्ड सरफेस एरिया, और टोटल सरफेस एरिया क्या बन जाएगा आपका 2πr² एंड प्लस में πr²। तो यहाँ से आपके बन जाएगा 3πr²। कैसे आया वो मैंने बता दिया ना आपको। फिर आता है खोखला गोला। खोखला गोला क्या होता है, यहाँ से एक स्फीयर, फिर उसके बाहर का स्फीयर, ये वाला एरिया मुझे निकालना है, तो इसकी वॉल्यूम क्या आ जाएगी, इसकी वॉल्यूम आ जाएगी 4/3 एंड कैपिटल R³ माइनस में स्मॉल r³। ठीक है, ओके। रेगुलर हेक्सागन क्या होता है, जिसकी 6 भुजाएं एक समान हो उसको बोलते हैं, जैसे 1 साइड, 2 साइड, 3 साइड, 4 साइड, 5 साइड और 6 साइड। ये क्या बन जाएगी, ए। ठीक है, इसका पैरामीटर कितना बन जाएगा 6a। इसका क्षेत्रफल क्या बन जाएगा इसका 6 इंटू में √/3 4a²। ठीक है, 6 क्योंकि 6 है तो कितना आ जाएगा √3/4a²। क्लियर, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। टॉपिक इससे इम्पोर्टेंट मैंने जितने भी इम्पोर्टेंट थे ना वो सारे के सारे कवर करवा दिए हैं। देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है। देखिए, एक बात कर लेते हैं हम एपी सीरीज की। एपी सीरीज क्या होती है, यहाँ से क्वेश्चंस आपको जरूर मिलेंगे। ठीक है ना, तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा, जैसे आपने शुरू में क्या होती है यहाँ पे आपको सीरीज दे रखी है A1 A2 A3 अप टू सोन AN। ठीक है ना, तो यहाँ से मेरा क्या आ जाएगी, मान लीजिए कि गिवन एपी सीरीज है तो डी मेरा क्या निकल जाएगा, A2 माइनस में A1 आपका डी मिल जाएगा। AN nth टर्म क्या मिल जाएगी आपको, A प्लस में n-1 इंटू में डी मिल जाएगा। SN आपका क्या मिल जाएगा, n/2 इंटू में 2a प्लस में n-1 इंटू डी मिल जाएगा। इसी को मैं क्या लिख सकती हूँ, n/2
ए प्लस में n-1 इंटू डी, ठीक है ना। तो ये टर्म क्या है, मेरी लास्ट टर्म है, इसको मैं l से भी दिखा देते हैं, an से भी दिखा देते हैं, n/2 a प्लस में an। तो ये भी आपका फॉर्मूला बन जाएगा। जब आपको लास्ट टर्म दे रखी है तो ये वाला फॉर्मूला यूज कर लेना है, और जब आपको n की वैल्यू दे रखी है तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हो, ठीक है ना। तो कई बार क्वेश्चन क्या आता है, जैसे आपसे पूछ लिया कि 2 नंबर की कोई टर्म्स दे रखी है, उन 2 नंबर की टर्म्स को आप किस तरीके से, मतलब 6 से डिवाइड होने वाले कितने नंबर हो सकते हैं। तो देखो 2 नंबर के टर्म्स कहाँ से शुरू होते हैं, 10 से, 10, 11, 12 एंड अप टू सो ऑन, ठीक है ना, 99 तक जाता है। तो मैंने कहा कि जितने किसी भी नंबर से आप डिवाइड करें वही ले लो। जैसे मैंने 6 से डिवाइड होने वाले नंबर पूछ रखे हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना है भैया, यहाँ से ये मेरा क्या है, 12 से शुरू हो रहा है ना, तो मेरा ए कितना है, ये टर्म्स कितने आ जाएगी, ये आ जाएगा भैया, ये ए आ जाएगा 12, और डी जिससे डिवाइड कर रहे हो ना वही आपका डी होता है, ठीक है ना। और एन की वैल्यू कितनी है, 99 है। तो यहाँ से एन की वैल्यू निकालनी है, तो एन की वैल्यू कैसे निकलेगी, यहीं से बता देती हूँ। एन इक्वल टू कितना है, 99 इक्वल टू ए कितना है, 12 प्लस में n-1 इंटू डी कितना है, 6। तो कितना आ जाएगा, इसको इस साइड ले आओ, 99 माइनस में 12 इक्वल टू 6, n-6, इस 6 को इस साइड ले जाओ, ठीक है। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 99 माइनस का 12 प्लस में 6 इक्वल टू 6n, ठीक है। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 6 घटा दो तो कितना आ जाएगा, 93 इक्वल टू 6n। अब ये जब कम्प्लीटली डिवाइड हो रहा है ना, तो उतनी नंबर आपके n इक्वल टू कितना आ जाएगा, 93 अपॉन में 6 कितना आ जाएगा, 1, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, 1, 3 पे चला जाएगा, तो कितना बच जाएगा यहाँ पे 5। तो 15 टर्म ऐसी होंगी जितना कि इसके रिमाइंडर को हम क्या कर देंगे, नेगलेक्ट कर देंगे, ठीक है। देखिए नेक्स्ट टॉपिक है अपना प्रोबेबिलिटी। 10th लेवल की प्रोबेबिलिटी आपको आएगी, 10th ही लेवल की आएगी, ठीक है। इसको थोड़ा सा मैं डिटेल में बता देती हूँ क्योंकि यहीं से आपके क्वेश्चंस बनेंगे, ठीक है ना। आपके 12th लेवल की नहीं आएगी, बिल्कुल इजी आएगी, आप कर सकते हो। तो यहाँ से देखिए आपको, जैसे मान लीजिए हेड आ गया, जैसे मैंने एक सिक्का लिया, सिक्के में क्या आएगा, ये तो हेड आएगा, मैंने एक सिक्के के बारे में बात करी, ठीक है ना। ये तो हेड आएगा, या फिर क्या आएगा, टेल आएगा ना। मान लीजिए मैंने 2 सिक्के लिए, तो यहाँ पे ये टोटल कितना हो गया, टोटल हो गया 2, ठीक है ना। हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई है, 1/2, और टेल आने की कितनी हो गई है, 1/2, ठीक है ना। तो यहाँ से जब आप कंप्लीट प्रोबेबिलिटी को ऐड करोगे ना तो वो 1 आएगा, ठीक है ना। और एक बात हमेशा याद रखना, जो प्रोबेबिलिटी का आंसर आएगा ना 0 <= जो हमारी प्रोबेबिलिटी होगी 1 से बीच में होगी, ठीक है। अगर 1 से बड़ी जा रही तो आप गलत जा रहे हो, 0 से छोटी जा रही हो फिर भी आप गलत जा रहे हो। तो जो हमेशा आंसर रहेगा ना वो हमेशा क्या होगा, 1, 0 और 1 के बीच में आएगी, ठीक है। एक और यहीं पे बात बता देती हूँ कि हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 1/2। हेड ना आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, कि जो आ गई ना उसकी, तो 1 में से उसको घटा देना है, तो वहीं आपके क्या आ जाएगी, हेड ना आने की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी, ठीक है। जैसे मैं 2 सिक्के मैंने लिए, तो कितनी प्रोबेबिलिटी हो सकती है, हो सकता है दोनों बार हेड आ जाए, हो सकता है दोनों बार टेल आ जाए, हो सकता है पहली बार हेड आ जाए और फिर क्या आ जाए, टेल आ जाए, पहला टेल आ जाए और फिर क्या आ जाए, हेड आ जाए, क्लियर। तो यहाँ पे टोटल कितना हो गया है, 4, ठीक है। अब मैं कहूँ कि एटलीस्ट हेड हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, एटलीस्ट कम से कम एक हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है। एटलीस्ट का मतलब ये है कि एक तो होगा ही, ज़्यादा भी हो सकते हैं, ठीक है ना। समझो इन बातों को, एटलीस्ट और एटमोस्ट को जो समझ गया ना वो खेल को पार कर गया, ठीक है ना। एक होता है एटलीस्ट, एक होता है एटमोस्ट, ठीक है ना। तो यहाँ से देखिए एटलीस्ट क्या कहता है कि कम से कम इतना तो होगा, इससे ज़्यादा भी हो सकता है, तो कम से कम एक तो होगा ही, ज़्यादा भी हो सकता है। तो 1, 2, 3, तो कितना हो जाएगा, 3/4, ठीक है ना। मैं अब वो बातें नहीं करेंगे कि कितना फेवरेबल है, कितना टोटल है, आप सब इस बात को अंडरस्टैंड कर रहे हो कि हम क्या बात कर रहे हैं ना, ठीक है ना। तो यहाँ से आपके पास कितना हो जाएगा, सॉरी यहाँ में मैंने क्या कर दिया, डबल टेल, हो सकता है दोनों टेल आ जाए, ठीक है। अच्छा जी, आपके हेड ना आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, तो आने की कितनी है, ये ना आने की कितनी हो जाएगी, 1 माइनस में 3/4, ठीक है। अब ये बात कर रहा है कि एटमोस्ट 1 हेड आने की, ज़्यादा से ज़्यादा एक ही हेड आए, ना भी आए, ठीक है ना। ये बात करता है एटमोस्ट क्या कहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा आपका एक ही हेड आएगा, ना भी आए तो एक तो होगा ही होगा, ठीक है। ना भी आए तो दोनों टेल हो सकते हैं, तो भी कितना हो जाएगा आपके पास, 3/4, क्लियर। अब हेड ना आने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी भैया, हेड इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें नहीं है,
तो कितना है, ना आने की प्रोबेबिलिटी 1/4, आने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी 1 माइनस में 1/4 दैट इक्वल टू 3/4। समझे क्वेश्चन को। 2 हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 2 हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/4, ठीक है। 2 टेल आने की प्रोबेबिलिटी 1/4। और ना एटलीस्ट बोले ना एटमोस्ट बोले, आपसे पूछे कि 1 हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, तो 1 हेड कितनी बार है, 1 और 1 2/4, ठीक है, 1/2, ठीक है, क्लियर। 1 हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है 1/2, और हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, ना इसने एटलीस्ट बोला ना एटमोस्ट बोला, तो हेड कितनी बार आया हुआ है, वो एक बार दो बार 3 बार, ठीक है, 3/4। समझ में आ गया। अब बात करते हैं, अगर मैं मान लीजिए मेरे पास 3 सिक्के हैं, ठीक है, तो किस तरीके से बनाएंगे हम। एक बात याद रखना, जब मेरे पास एक सिक्का था तो मेरे पास टोटल कितने थे, 2 था। 2 सिक्के थे तो टोटल कितने थे, 2 की पावर 2 था। जब मेरे पास 3 सिक्के हो जाएंगे तो 2 की पावर 3 हो जाएगा। जब मेरे पास 4 सिक्के हो जाएंगे ना तो 2 की पावर 4 हो जाएगा। क्यों लग रहा मेरा 2, क्योंकि यहाँ पे ये 2 ही है। सिक्के में कितने कवर होते हैं, 2 ही तो होते हैं, या तो हेड होगा या फिर टेल होगा। और वो कितनी बार आ रहा है उतनी ही वो पावर लगा देंगे। क्लियर, उसका बेस 2 बन रहा है। क्लियर। ऐसे ही जैसे मान लीजिए, चलो मैं हेड की 3 हेड होते हैं उसकी बना देती हूँ एक बार। 3 हेड की देखिए, हो सकता है तीनों बार हेड आ जाए, हो सकता है 2 बार हेड आए फिर टेल आ जाए, हो सकता है पहले हेड आए फिर टेल आए फिर हेड आ जाए, हो सकता है पहले टेल आ जाए फिर हेड आ जाए और फिर हेड आ जाए। समझ में आया किस तरीके से किया, ये बिल्कुल ईजी तरीके से हो जाएगा। अब आप टेल को पकड़ लो, हो सकता है तीनों बार टेल आ जाए, हो सकता है पहले टेल आ जाए 2 बार और फिर हेड आ जाए, हो सकता है पहले टेल आ जाए फिर हेड आ जाए और फिर टेल आ जाए, हो सकता है पहले हेड आ जाए फिर दोनों बार टेल आ जाए। देखो कितना बन गया है, 2 की पावर 3 दैट इक्वल टू कितना आ गया है 8। क्लियर। अब आपसे पूछे कि 1 हेड आने की, एग्जैक्टली 1 हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, तो कितना है 1 2 3। एक ही 3 बार ऐसा है कि मतलब एक ही बार हेड आ रहा है, तो कितना आ जाएगा 3/8, ठीक है। अब पूछे कि एटलीस्ट 1 हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, एटलीस्ट मतलब एक तो होगा ही, ज़्यादा भी हो सकते हैं, तो जितने हेड है ना वो सारे ले लो, 1 2 3 4 5 6 7, तो 7/8। हेड ना आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, हेड ना आने की तो प्रोबेबिलिटी कितनी है 1 माइनस में एक ही बार है जो जिसमें हेड नहीं आया हुआ है, जो कि तीनों बार टेल आया हुआ है, तो 1/8। क्लियर। उम्मीद है क्वेश्चन समझ में, ऐसे ही टेल का कर लेना है। फिर हम बात करते हैं डाई की, ठीक है। डाई में कितने एलिमेंट्स होते हैं, 6 होते हैं। क्या होता है 1 2 3 4 5 6, ठीक है। क्या क्वेश्चन आ सकता है कि भैया इवन नंबर आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, इवन कितने हैं 1 2 3, 3/6, ठीक है। ओड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है 3/6, ठीक है। और 2 या 2 से ज़्यादा आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, तो 2 भी है, 2 से ज़्यादा 1 2 3 4 5, 5/6। 5 या 5 से ज़्यादा आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, तो 5 या 5 से ज़्यादा कितनी है 2/6, ठीक है। अब आपसे पूछ सकता है कि भैया 6 से बड़े आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, तो 6 से बड़ा इसमें होता ही नहीं है, तो यहाँ से 0। क्लियर। नेक्स्ट देखिएगा, अगर मान लीजिए मैंने ले लिया 2 डाई ले ली, तो एलिमेंट कितना हो जाएगा 2 की पावर 2 दैट इक्वल टू 36, ठीक है। और 2 की पावर 2 कैसे बनेगा पता है क्या, 1 को सभी के साथ लेके जाओ, 1 1, हो सकता है दोनों बार 1 आ जाए, 1 2 आ जाए, एक बार फीका 1 आ गया, दूसरी बार 2 आ गया, फिर 1 3 आ जाए, इसी तरीके से 1 6 आ जाए, ठीक है। 36 बनेगी, फिर 2 हो सकता है पहले 2 आ जाए फिर 1 आ जाए, फिर 2 2 आ जाए, 2 3 आ जाए, इसी तरीके से क्या आ जाए 2 6 आ जाए। समझ आया। फिर 3 1 आ जाए, 3 2 आ जाए, और इस तरीके से 3 का 6 आ जाए, मतलब इस तरीके से करके 6 1 आ जाए, 6 2 आ जाए, एंड अप टू 6 6 आ जाए। ऐसे क्वेश्चंस में आप क्या करोगे, आपसे पूछ सकता है कि भैया ऐसे नंबर बताओ जिनका जोड़ कितना आ रहा है 4 आ रहा है, जिनका जोड़ 4 आ रहा है वो कितना बन रहा है, एक तो 2 2 बन रहा है, एक 1 3 बन रहा है, एक 3 1 बन रहा है ना। तो 3 एलिमेंट ऐसे हैं जिनका जोड़ कितना आ रहा है 4 आ रहा है, तो 3/36। क्लियर। इनसे जोड़ पूछ सकता है, ये कई बार ऐसे भी पूछा है कि ऐसे नंबर बताओ जिनका सम, जिन पेयर्स का सम क्या बन रहा हो 13 बन रहा हो, तो ऐसा कोई भी सम नहीं है आपका जिसका सम जो है 13 बन जाए। देखिए यहाँ मैक्सिमम कितना है आपके पास 16 + 6 + 6 12, ठीक है। आपसे मल्टीप्लिकेशन पूछ सकता है, तो ऐसे घबराना नहीं है, आप आराम से कर सकते हो, बी कूल माइंड।
ठीक है, ये टॉपिक रह गया था, इसलिए मैंने थोड़ा सा डिटेल में करवाना जरूरी था। ठीक है, ऐसे ही आपसे पूछ सकता है कि जो 52 पत्ते होते हैं ताश के पत्ते, उनसे बारे में बात कर लेते हैं। तो देखिए ताश के पत्ते जो होते हैं ना 52 होते हैं, 26 आपके रेड हो जाएंगे और 26 आपके ब्लैक हो जाएंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ से भी आपके टूट जाएंगे 13 और 13, यहाँ से भी आपके 13 और 13 ऐसे टूट जाएंगे। क्लियर। अब देखिए इसमें जो इम्पोर्टेंट होता है ना, ये बात करती हूँ, 4 आपके क्या हो जाएंगे, शूट्स हो जाएंगे। क्या, शूट्स। ठीक है, वो क्या क्या होते हैं, क्लब, ठीक है, स्पेड, ठीक है, हार्ट और डायमंड। ठीक है, अब देखिए ये क्या होता है, जैसे ये क्लब के 13 पे 13 हो जाएंगे, इसके भी 13 हो जाएंगे, इसके भी 13 पत्ते, इसके भी 13 पत्ते, ये होते हैं। ठीक है ना। अब बात करते हैं कि कोर्ट फेसेस कैसे होते हैं। ठीक है ना, कोर्ट फेस, यहाँ से कोर्ट कार्ड जिसको हम बोल सकते हैं, ये होते हैं हमारे 12। ठीक है ना, इसमें क्या होंगे आपके, जैकल हो सकता है, जैक्स हो सकते हैं, क्वीन होगा और किंग होगा। देखिए हर एक पत्ते में आपके पास 4 जैक्स होते हैं, 4 क्वीन होती है और 4 ही आपका किंग होता है। एक एक बट जाएगा यहाँ से, एक 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 और एक। क्लियर। तो सभी के पास कितने हो जाएंगे, 1 1 1 1 1, तो टोटल कितने हो जाएंगे आपके पास, 12 हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास ओनर कार्ड्स कितने होते हैं। जब आपके ओनर कार्ड होते हैं आपके पास 16। ठीक है ना, सभी के पास आपके कितने हो जाएंगे, सभी के पास है आपके हो जाएंगे 4 एसेस, 4 क्वीन और 4 जैक्स और 4 किंग। ठीक है, तो ये कितने हो जाएंगे आपके पास, 4 एस, 4 क्वीन, 4 जैक, 4 क्या, किंग। ठीक है, तो आपसे पूछे कि मान लो कि मैं किंग आने की पॉसिबिलिटी कितनी है, तो किंग कितने हैं, 4 ही तो है, टोटल कितने हैं 32, 52 में से किंग आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, तो 1/13। समझ आ गया, क्वीन आने की 1/52। तो इस तरीके से आपसे क्वेश्चंस को कवर करवा सकता है। ठीक है, ओके। जैसे देखिए क्या रह गया, इसमें कुछ भी नहीं है। आपसे पूछ सकता है कि भैया रेड कार्ड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, रेड कितनी है 26/52 आंसर आ जाएगा। ब्लैक आने की कितनी है, आपके डायमंड आने की कितनी है, क्लब आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, ये हार्ट आने की, हार्ट की टोटल कितने होते हैं 13 और इतने में 52। ठीक है, तो अगर आपने ये सब समझ गया हो तो आप क्वेश्चन को निकाल सकते हो। जैसे आपसे पूछ सकता है कि कुछ क्वेश्चन इस टाइप के होते हैं, कुछ मान लीजिए वाइट बॉल आपके पास 3 है, ब्लैक बॉल आपके पास 4 है और रेड बॉल आपके पास 6 है। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या करोगे, यहाँ जो भी है, ठीक है, अब आप क्या करोगे, ब्लैक आने की टोटल कितनी है, आप देखो टोटल है आपके पास 30। पहले टोटल को ध्यान दो, एक बैग के अंदर व्हाइट, ब्लैक और रेड बॉल है, रैंडमली आप निकालना चाहते हो तो उसमें से ब्लैक आने की पॉसिबिलिटी कितनी है, तो ब्लैक कितने हैं 4, अपॉन में कितना आ जाएगा 30। रेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है 6/13। ठीक है, रेड और ब्लैक आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, रेड और ब्लैक को ऐड कर दो, कितना आ जाएगा 10/13। क्लियर। हमेशा याद रखना है कि जो प्रोबेबिलिटी होती है 0 लेस देन इक्वल टू प्रोबेबिलिटी लेस देन इक्वल टू 1, ये इसके बीच में ही रहेगी। ठीक है, उम्मीद है टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा और इससे बाहर आपका कोई क्वेश्चन नहीं आने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, आपसे बताती हूँ स्टैटिक्स के बारे में। स्टैटिक्स के बारे में बात करते हैं। आप करोगे मीन, मीडियन और मोड, और एक आता है रेंज। 10th लेवल का ही आएगा, इससे ज़्यादा आएगा भी नहीं। देखिए मीन क्या होता है, आपके पास मान लीजिए कि n ऑब्जर्वेशन है, कितनी ऑब्जर्वेशन है n, x1 x2 n अप टू सोन xn। ठीक है, तो आपसे पूछेगा कि भैया इनकी मीन बताओ, मीन मतलब एवरेज बताओ, तो एवरेज निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, मीन निकाले सभी का ऑब्जर्वेशन का सम करेंगे अपॉन में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, x बार से हम इसको डिनोट करेंगे, x1 प्लस x2 प्लस अप टू सोन xn एन अपॉन में n। ठीक है, इसको मैं कैसे डिनोट करती हूँ, समेशन i वेरी 1 टू n x i अपॉन में n। ठीक है, अब एक बात ध्यान दो कि मैंने क्या किया,
सपोज दैट मैंने एक एग्जांपल ले लिया 1 2 3 4 एंड 5 6, ठीक है। अब आप इसका मीन निकाल लीजिएगा। मीन निकालेंगे तो आपसे दे दिया है क्या 1 + 2 + 3 + 4 + 5 एंड प्लस में 6 अपॉन में 6, टोटल कितने 6, जो भी आए पूछ लेना है। अब आपसे क्या करेगा, इनमें से एक आधा नंबर मिस कर देगा और आपको मीन दे देगा, ठीक है। तो आपको बस इतना ध्यान रखना है कि आपसे मान लीजिए यहाँ पे मैं x दे दूँ, सपोज दैट x दे दूँ, तो यहाँ पे भी मैं क्या कर दूँगी x दे दूँगी, जो भी आंसर आएगा वो यहाँ पे दे देगा, ठीक है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई किया, सभी वैल्यू को साइड लेके गए, x की वैल्यू आपको निकाल देनी है। मैं आइडिया दे रही हूँ कि किस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। फिर आता है मीडियन। मीडियन क्या होगा भैया, मीडियन होगा मान लीजिए जो भी आपको ऑब्जर्वेशन दे रखी हैं x1 x2 एंड अप टू सोन xn, ठीक है। अब सभी को पहले आप असेंडिंग ऑर्डर में लगाएंगे, सबसे पहले असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे। उसके बाद अगर मान लीजिए आपके जो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ओड है, मान लीजिए ओड है, तो आप क्या करोगे n+1/2th ऑब्जर्वेशन आपका क्या हो जाएगा, मीडियन हो जाएगा। अगर मान लीजिए इवन है तो आपके पास n/2 एंड n/2th एंड n/2 + 1th जो ऑब्जर्वेशन होंगे ना, वो आपकी क्या हो जाएगी आपकी मीडियन हो जाएगी। समझ में आ गया। नेक्स्ट है आपके पास मोड। क्या होता है मोड, होगा आपका कितना, मोड हो जाएगा आपके पास, जैसे मान लीजिए 2 3 4 5 2 4 6 2 2 3, ठीक है। जो मैक्सिमम टाइम रिपीट हो रहा है ना जो नंबर, वो आपका मोड हो जाएगा। तो देखिए 2 सबसे ज़्यादा बार रिपीट हो रहा है ना, तो 2 ही आपका क्या है, ये मोड दे रखा है। क्लियर। नेक्स्ट देखिए रेंज क्या होती है। रेंज मैं इसी में बता देती हूँ। मान लीजिए जो ये नंबरिंग दे रखा है, ऑब्जर्वेशन दे रखा है, उसमें रेंज होता है मैक्सिमम वैल्यू माइनस में मिनिमम वैल्यू, आपकी क्या बन जाएगी, रेंज हो जाएगी। जैसे मैक्सिमम वैल्यू इसमें कितनी है 6 है और मिनिमम कितनी है 2 है, तो 6 माइनस में 2 दैट इक्वल टू 4 आपकी क्या रहेगी, रेंज रहेगी। क्लियर। उम्मीद है ये टॉपिक भी आपको समझ में आ गया होगा, इससे बाहर नहीं आना है। वेरिएंस क्या होता है, स्टैंडर्ड वेरिएंस, ये 12th लेवल में चले जाएंगे और आपको क्लियर कट दे रखा है कि भैया आपको 10th लेवल तक काम करना है बस। अगर आपने 6 to 10 अगर NCERT भी कवर कर ली है ना, तो आपका 100% सिलेक्शन हो जाएगा। एक बात बीच में बोलना चाहती हूँ, देखिए एक दिन का टाइम है, 5 क्लासेज मैंने दी हैं, एक ये क्लास प्लस में पहले 4 क्लासेज दे चुकी हूँ, 5 क्लासेज वो, और एक क्लास मैंने दे रखी है आपको कॉमन मैथमेटिक्स की, कॉमन एस्टेट की, लगभग 1 घंटे की वो क्लास है। ये 6 क्लास का आज रिवीजन 100% ले लेना है, ताकि आपके श्योर हो जाए नंबर्स, ठीक है। अगर ये 6 क्लास ले ली तो मैं गारंटी देती हूँ कि 45+ आपके नंबर हो जाएंगे आराम से, इससे बाहर आपका कोई क्वेश्चन नहीं आने वाला है। 45+, फिर हमने कंप्लीट 90 मार्क्स का सिलेबस यहाँ पे लेटेस्ट पैटर्न में कवर करवा रखा है। सारा सिलेबस मैंने 30 तारीख के बाद डाला है, ठीक है। हिंदी पेडागोजी हो, इंग्लिश पेडागोजी हो, आपकी साइकोलॉजी CDP कंप्लीट है, आपकी मैथमेटिक्स का टॉपिक कवर है, रीजनिंग की भी क्लास दे रखी, तो आपका कोई भी टॉपिक नहीं रहता है हमारा। तो ये हरियाणा जीके की 3 क्लास है, आप सिर्फ उसको देख के चले जाना। मान लीजिए ज़्यादा टाइम नहीं लगता है तो सिर्फ एक क्लास है, जो पहली हरियाणा जीके की क्लास है ना, उसमें मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स करवा रखे हैं, वो देख के चले जाना है, ठीक है। यहाँ से आपके 90+ TGT मैथमेटिक्स का मैंने जो सिलेबस करवा रखा है ना, वो 90+ 45, मिनिमम मैं 45 बोल रही हूँ। अगर अच्छे से भी कवर किया ना तो ये 50+ है, ठीक है। तो आपका जो नंबर होगा ना, वो मैंने सिलेबस करवा रखा है अपने चैनल पे 135। और जो स्टूडेंट शुरू से देख रहे हैं उनको लग भी रहा होगा, और मुझे एग्ज़ाम देने के बाद ज़रूर बताना, क्योंकि मैं आज शाम को कोई क्लास नहीं ले पाऊँगी, आपसे कनेक्ट भी शायद नहीं हो पाऊँ, तो मुझे ज़रूर बताना कि आपका एग्ज़ाम किस टाइप का होगा, ठीक है। अच्छे से एग्ज़ाम देना है, बी कूल माइंड। एक आधा टॉपिक और रहता है तो वो और कर लेते हैं, ठीक है। फिर बता देती हूँ, एक टॉपिक है आपके पास हेरन फार्मूला, ठीक है ना। हेरन फार्मूला स्पेसिफाई करके दे रखा है, ABC, कोई भी ट्रायंगल हो, आपको ABC आपको वैल्यू दे रखी है, ठीक है। चाहे आप बराबर हों, चाहे नॉन इक्वल हों, ठीक है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले S निकालना है, ठीक है। तो S क्या होगा, जो पैरामीटर का आधा होता है, A + B + C/2, ठीक है ना। एरिया कैसे निकल जाएगा, एरिया ऑफ दिस S इंटू S - A इंटू S - B इंटू S - C। और मैंने डिटेल में सारी चीज़ें करवा रखी हैं, कितने टाइप की ट्रायंगल्स होती हैं, किस तरीके से आपको उनको
क्वेश्चन करना है कि कौन से का एरिया किस तरीके से निकालना है, किसका पैरामीटर कैसे निकालना है, तो आप क्लास को डिटेल में ही देखना है। ठीक है, मैं आपको वही फिर बार बार रिपीट कर रही हूँ, 5 क्लास ये प्लस में एक जो कॉमन मैथमेटिक्स की क्लास है, आपको नहीं समझ में आ रहा है कहाँ पे है, मैं टीजीटी मैथमेटिक्स वाले में ऐड कर दूँगी उनको, वो ज़रूर से ज़रूर देख के जानी है। ठीक है, एक कॉमन 90 मार्क्स के लिए आपको जो सीडीपी एंड हिंदी एंड इंग्लिश की जो लास्ट क्लास बनाई ना, जो कल क्लासेज बनाई है, ये 2 क्लास जरूर देख के जानी है। ठीक है, देखिए मैं आप लोगों को इसी तरीके से टैकल कर रही हूँ क्योंकि मुझे ये लग रहा है कि मेरे स्टूडेंट रहने नहीं चाहिए। आप लोगों ने मेहनत की है, आपका मेहनत का रिजल्ट आएगा। ठीक है, तो सिर्फ ये 2 क्लासेज यहाँ से देख जाना, 60 मार्क्स आपका रिवाइज हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, और ज़्यादा नहीं है, ये एक 1.5 घंटे की है, अभी है आज का टाइम तुम्हारे पास, यू कैन चेंज योर लाइफ। ठीक है, एंड सीडीपी की ये मैथमेटिक्स की ये क्लासेस जरूर देखें। एक इन्फॉर्मेशन लास्ट में देना चाहूँगी कि देखो, मैं 10 दिसंबर से पहले या 10 दिसंबर तक जब भी होगा मैं नोटिफिकेशन डाल दूँगी। यहाँ पे DSSB, आपका KVS, चाहे यूपी टेट हो, चाहे आपका कोई भी टेट हो, स्टेट हो, ठीक है ना, चलो हो गया है, आपकी कोई स्क्रीनिंग हो, कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे आपका सिलेक्शन का एग्ज़ाम हो, चाहे आपका टीचिंग का एग्ज़ाम हो, किसी भी तरीके का एग्ज़ाम हो, तो हम TGT, PGT और नेट लेवल ये सारा का सारा सिलेबस अपने चैनल पे स्टार्ट कर रहे हैं 10 दिसंबर से। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्लास को लाइक ज़रूर कर दिया करो भैया। तुम क्लासेस देख रही हो, बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो रहा है, मेरे चैनल को बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिला है, थैंक यू। और हाँ, एक और बात मैं आप लोगों से शेयर करना चाहती हूँ कि मेरा चैनल मैंने विदिन 30 डेज मोनेटाइज करवा लिया है। कि हम लोगों ने इतनी मेहनत की है कि मेरी मेहनत तो रंग ला चुकी है कि कल मेरा चैनल मोनेटाइज हो गया। सिर्फ 30 डे, मैंने 30 तारीख के बाद ही क्लासेस अब ओपन की है सारी, 30 तारीख से लेके और 30 कल 30 को मेरा चैनल मोनेटाइज हो गया था, वन मंथ में। आप लोगों के सपोर्ट के लिए थैंक यू सो मच, दिल से थैंक यू। बस ऐसे ही सपोर्ट करते रहना, आप लोगों को ऐसा ही नॉलेजेबल क्लासेस मिलते रहेंगे। जो क्लास कोर्स में देते ना लोग 4-4, 5-5, 10-10 हज़ार में कोर्स को बेच रहे हैं, वो हम अपने चैनल पे फ्री ऑफ कॉस्ट देंगे। बस कमी इतनी है कि भाई मैं बोर्ड पे काम नहीं करती हूँ क्योंकि मेरे पास स्मार्ट बोर्ड नहीं है। ठीक है, और वैसे मैं बोर्ड पे काम करूँ मार्कर से बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। आप लोगों को कंटेंट चाहिए, तरीका चाहिए, समझाने का तरीका मेरा मुझे पता है आप लोगों को समझ में आ रहा है, तो ज्वाइन हो जाइएगा, अच्छे से तैयारी कीजिएगा। हर एक टेस्ट में 100% श्योर हूँ कि आने वाले दिसंबर तक हम मुझे 1 साल दे दीजिएगा बस, आने वाले दिसंबर तक मैं आपको मैथमेटिक्स में ऐसा एक्सपर्ट कर दूँगी कि आपका कोई टेस्ट नहीं रहने वाला है। कॉन्फिडेंस लेवल इतना अच्छा होगा क्योंकि आपको नॉलेज होगी। ठीक है, लास्ट में एग्ज़ाम के बारे में इतना ही कहूँगी कि बी कूल माइंड, आपको एग्ज़ाम देना है शांति से, आपने मेहनत की है, आपका रिजल्ट बहुत पॉजिटिव आएगा, यू कैन डू इट एंड यू कैन। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।